हेलो ऑल। तो आज हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे और ज्योग्राफी में हमारा टॉपिक रहेगा इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो हम क्यों पढ़ रहे हैं ये टॉपिक? क्योंकि हमें ये जानना है कि हमारी जो अर्थ है वो कैसे बनी हुई है, किन किन चीज़ों से बनी हुई है और फिर वो अंदर से कैसी दिखती है ना। तो आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक आज का, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो एनसीईआरटी में मेंशन है सबसे पहले लिथोस्फेयर, और लिथोस्फेयर की डेफिनेशन उसमें लिखी हुई है थिक कवर ऑफ रॉक्स। थिक कवर ऑफ रॉक्स, ये तो हो गई भाई, उन्होंने एक डेफिनेशन दे दी, एक थ्योरी। हमें ये कैसे पता चलेगा कि व्हाट इज़ लिथोस्फेयर और कैसे हमारे समझ में ये बहुत अच्छे से आएगा कि लिथोस्फेयर क्या है? पहले हमें इसको विजुलाइज करना होगा, क्योंकि हम विजुलाइज करके ही ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अगर हम इसका बस थ्योरेटिकल पार्ट रखें और पढ़ते रहें तो ऐसे हमारी समझ में नहीं आएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम समझ लेते हैं व्हाट इज़ लिथोस्फेयर। तो जो हमारी ये अपर पार्ट आप देख पा रहे होंगे, ये जो बाहर वाली लेयर है, ये दिस इज़ नोन एज लिथोस्फेयर। अब आपको ये यहाँ से भी इतना क्लियर नहीं हुआ होगा क्योंकि ये 2D पिक्चर है, तो आप देख रहे होंगे कि इसमें सिंपल की ये है कि भाई इसके लिए बोल दिया आपने लिथोस्फेयर। फर्दर क्लियर करती हूँ कि व्हाट इज़ लिथोस्फेयर। जैसे कि अनियन होती है हमारी, अनियन तो हमने सबने देखी होती है, उसके जो हम लेयर्स हटाते हैं एक के बाद एक लेयर्स जो हटती है, सेम ऐसे आपको विजुलाइज करना है कि ऐसे हमारी अर्थ है और उसकी लेयर्स हैं। तो जैसे अनियन की सबसे पहली वाली लेयर, तो ऐसे ही अर्थ की जो सबसे ऊपर वाली और सबसे पहली लेयर है, दैट इज़ नोन एज लिथोस्फेयर। ओके, तो जो हमारा लिथोस्फेयर वाला पार्ट है अर्थ का, उस पर ही आप देखेंगे कि हम जो रह रहे हैं, सारी चीज़ें यहाँ हम देखते हैं, सारे माउंटेन्स है, डेजर्ट्स है, जो विजुअल जितनी भी सारी हमारी फीचर्स हैं अर्थ के, फीचर्स इन द सेंस कि पहाड़, झरने और रिवर्स और सब चीज़ें, मतलब ठीक है, कहाँ पर देखने को मिलते हैं? लिथोस्फेयर के ऊपर, क्योंकि यहीं पर ही लाइफ एग्जिस्ट करती है और हम यहीं रहते हैं। अब पर देखते हैं हम कि ये लिथोस्फेयर के अलावा और क्या क्या है। सबसे पहले आई वुड लाइक टू क्लियर वन पॉइंट जो कि एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है कि लिथोस्फेयर जो है हमारा, वो क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल से मिलकर बना है। अभी बस आपको ये पॉइंट जानना है, एक्सप्लेन हम इसको फर्दर कर रहे हैं, पर ये पॉइंट आपको जानना है क्योंकि ये कन्फ्यूजन होएगी हमें पढ़ने के बाद कि सिर्फ क्रस्ट ही है जिसको हम लिथोस्फेयर बोल रहे हैं, क्या सिर्फ हम क्रस्ट को ही लिथोस्फेयर कहते हैं? तो नहीं, लिथोस्फेयर में हमारा क्रस्ट के साथ उसका जो अपर मोस्ट मेंटल वाला पार्ट है वो भी आता है। अगर हमारा ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में आता है या कहीं पे भी आता है तो ये कंफ्यूजिंग हमारे लिए हो सकता है, क्योंकि मोस्टली हम ये विजुलाइज करते हैं कि जो क्रस्ट वाला पार्ट है वही लिथोस्फेयर है। चलिए अब हम इस डायग्राम से समझते हैं कि कितने पार्ट्स में हमारा जो है हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि सबसे पहला पार्ट यहाँ पर गिवन है, ये रहा क्रस्ट। उसके बाद जो सेकंड वाला पार्ट यहाँ पर मेंटल, उसके बाद ये थर्ड कोर हो गया, और कोर, इनर कोर, आउटर कोर। ऐसा क्यों है कि इसको ऐसे डिवाइड किया हुआ है डिफरेंट लेयर्स में? इनको डिफरेंट नाम क्यों दिए गए हैं? बिकॉज जैसे क्रस्ट है, उसके बाद मेंटल शुरू हो रही है, तो उसको मेंटल नाम इसलिए दिया क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्रस्ट से अलग है। अगर वो एक यूनिफॉर्म उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ होती तो फिर हम उसको नाम नहीं बदलते उसका। सिंपल सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है। तो हमने उसको जैसे जैसे देखा कि अच्छा इतने किलोमीटर बाद प्रॉपर्टीज़ चेंज हो रही है, तो यहाँ से इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए, फर्दर रीड करने के लिए, इस पर रिसर्च करने के लिए, इसको पर्टिकुलर नाम देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इतने किलोमीटर बाद इसको कुछ और नाम देना पड़ेगा। फिर हमने देखा कि और बाद में जाके देखा और किलोमीटर्स बाद कि यहाँ पर भी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो गई हैं, तो फिर उसको फर्दर कुछ और नाम दिया ताकि प्रॉपर अच्छे से उस टॉपिक को रीड भी किया जा सके, समझा भी जा सके और उसके बारे में बात की जा सके। तो ऐसे ही हमने क्या नाम दे दिया? सबसे पहले लेयर का नाम क्रस्ट, उसके बाद आती है हमारी मेंटल, उसके बाद हमारी आती है कोर। कोर के हमारे दो पार्ट हो जाते हैं, इनर कोर, आउटर कोर। मेंटल के हमारे दो पार्ट हो जाते हैं, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। इसमें अपर मेंटल का एक और पार्ट आता है एस्थेनोस्फेयर। ठीक है, जो हमारा
मेन खेल रहता है वो इसी लेयर का रहता है। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि स्टेनोस्फेयर का ही बहुत ज़्यादा रोल रहता है हमारे जो जोग्राफिकल फिनोमेनाज होते हैं, अर्थक्वेक, वोल्केनोज, इन सब में। कैसे रहता है, क्यों रहता है, ये पढ़ लेते हैं ज़रा हम। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमें पता कैसे चला कि ये ऐसे ऐसे लेयर्स हैं, ये है वो है। तो इसके लिए एविडेंसेस मेंशन्ड है एनसीईआरटी में, ठीक है। एविडेंसेस में डायरेक्ट एविडेंसेस, इनडायरेक्ट एविडेंसेस। कैसे पता चलता है हमारा एविडेंसेस क्या होता है, क्यों हम इनके बारे में बात कर रहे हैं कि जैसे माइनिंग है, माइनिंग हमारी इनडायरेक्ट एविडेंस है। जैसे माइनिंग कर रहे होते हैं तो वो माइनिंग के दौरान जो भी वर्कर्स हैं, जो भी लोग हैं, वो क्या पाते हैं कि विद डेप्थ जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो इससे फिर हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि जब इतने किलोमीटर, जितने भी किलोमीटर तक माइनिंग हुई है, अगर यहाँ तक टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो आगे भी अर्थ जो है ये पैटर्न फॉलो करती होगी कि भाई और आगे भी अगर हम जाएंगे तो इस हिसाब से टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा और वहाँ का टेम्परेचर एंड पॉइंट तक पूरा जो लेयर्स हैं यहाँ से शुरू होते हुए बिल्कुल यहाँ तक आते आते हमारा टेम्परेचर कितना हो जाएगा, वो हम सिर्फ इतने से कैलकुलेट कर लेते हैं कि यहाँ तक अगर करते करते, यहाँ तक अगर करते करते डिगिंग और हमें पता चल रहा है कि टेम्परेचर इस रेट से इंक्रीज़ हो रहा है, तो फिर हम फर्दर आगे अंदाज़ा लगाते हैं कि ठीक है फिर यहाँ तक इतना है तो यहाँ तक जाते जाते टेम्परेचर इतना होगा। माइनिंग हो गई। और हमारे इनडायरेक्ट में आ जाते हैं मीटियोर्स। मीटियोर्स क्या होते हैं? उल्कापिंड। उल्कापिंड मतलब जो यूनिवर्स में, जैसे हमारा अर्थ एक प्लैनेट है और ऐसे डिफरेंट अलग अलग प्लैनेट होते हैं, और उसके बाद उनमें से किसी भी एक प्लैनेट का कोई पार्ट हो गया या फिर कोई और ऐसे ही इंडिपेंडेंट बॉडी हो गई यूनिवर्स में जो अर्थ पे आके टकराती है, गिरती है, तो उसको भी साइंटिस्ट रीड करते हैं कि ये किस चीज़ से बनी हुई है, और फिर वो ये अंदाज़ा लगाते हैं कि अगर ये भी एक किसी प्लेनेट का पार्ट है, एक यूनिवर्स में कोई बॉडी है, तो अगर ये इन चीज़ों से ऐसे बनी हुई है तो शायद हमारी अर्थ भी ऐसे ही बनी हुई होगी। डायरेक्ट सोर्सेज में हमारे पास आ जाता है अर्थक्वेक, वोल्केनोज, और 2 एग्जाम्पल यहाँ पर है गोल्ड माइन इन साउथ अफ्रीका, गोल्ड माइंस इन साउथ अफ्रीका, जिन्होंने 3.4 किलोमीटर तक डिग किया था गोल्ड के चक्कर में, और फिर उन्हें ये पता चला था कि हाँ ठीक है वेट डेप्थ जो है टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। तो एक तो हमारे पास ये एविडेंस हो गया। दूसरा हमारा डीप ड्रिलिंग प्रोजेक्ट बाय रशिया, जो कि उन्होंने आर्कटिक ओशियन में एक कोला रीजन है जहाँ पर 12 किलोमीटर तक उन्होंने डिगिंग करी थी, ठीक है। तो तब उन्हें पता चला था कि अच्छा ठीक है, 12 किलोमीटर जाने के बाद जो उन्होंने एक पैटर्न देखा कि ऐसे अर्थ का इंटीरियर थोड़ा ऐसा है, तो जो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया उस बेसिस पर फर्दर आगे का अंदाज़ा लगाया गया कि ठीक है फिर वो ऐसा होगा। तो ये तो हमारे हो गए एविडेंसेस कि हमें किस चीज़ से पता चला कि लेयर ऐसी हैं और बदल रही हैं। एविडेंसेस में और भी एग्जांपल्स होते हैं, बट सिर्फ इनको थोड़ी समझते रहेंगे, हमें आगे भी जो है टॉपिक क्लियर करना है और समझना है। तो एविडेंसेस तो यही हो सकता है कि आप और रीड कर लें, एनसीईआरटी में से और भी मेंशन है, समझने के लिए इतना भी काफ़ी है। और ये देखिए, ये हमने यहाँ पर लेयर्स समझाने के लिए लगाई हैं कि ये हो गई इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल, ये वाला क्रस्ट। तो अब आप सबसे पहले एक पॉइंट समझें कि सबसे पहले वाली लेयर जो है वो सॉलिड है, क्रस्ट है। सारे जहाँ माउंटेन्स हैं, हमारा जो कॉन्टिनेंटल ये है क्रस्ट है, ओशियनिक जो बेसिन है उसका भी जो पार्ट है, जैसे मैं आपको यहाँ समझा देती हूँ। ये जो थिकनेस है ये हमारे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की है, और ये जो थिकनेस है ये हमारे ओशियनिक क्रस्ट की है। मतलब समुंदर जो है वो भी तो एक लेयर पर रखा हुआ है ना, जैसे हमारा
कॉन्टिनेंट होते हैं, जो हमारा लैंडमास का एरिया जो हम देखते हैं जहाँ पे माउंटेन्स है सब है, तो समुंदर पानी भी तो एक लेयर पर रुका हुआ है ना, एंड दैट लेयर इज़ नोन एज ओशन बेसिन, ठीक है। और वो जो उसका पार्ट है, उसकी जो थिकनेस है प्रॉपर, वो यहाँ पर उसकी बात हो रही है, एंड वो थिनर होता है किससे, किससे थिनर होता है, इससे, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से, ठीक है। अब हम देखते हैं जो हमारी क्रस्ट है, क्रस्ट वाला पार्ट है वो होता है सॉलिड, और उसके बाद जो हमारा मेंटल का पार्ट होता है वो होता है, सबसे पहले हम ये वाला पार्ट पढ़ लेते हैं, एस्थेनोस्फेयर। ये मेंटल का, अपर मेंटल का पार्ट होता है। एस्थेनोस्फेयर एक लेयर है जिसको हमने नाम दिया एस्थेनोस्फेयर। इसकी जो थिकनेस है वो 100 किलोमीटर से 400 किलोमीटर भी दी गई है, और कई बुक्स में ये 700 किलोमीटर भी मेंशन्ड है। तो वो तो डाटा जो है अलग अलग मेंशन होता ही है, पर उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली इस लेयर के बारे में पहले हम जान लेते हैं। तो इस लेयर में ये होता है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक स्टडी के दौरान ही ये पता चला है कि हमारा जो है डेप्थ के साथ टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है अर्थ का, और डेप्थ के साथ टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, किस रेट से हो रहा है, वो 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। तो ये तो फिर 100 किलोमीटर वाली बात होगी, क्योंकि 100 किलोमीटर नीचे जाके तो सोचो टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि जितने भी यहाँ पर रॉक्स होते हैं वो सब मेल्ट हो जाते हैं, और वो मॉल्टन फॉर्म में होते हैं, ठीक है। एस्थेनोस्फेयर में सारे जो रॉक्स हैं वो हमारे मेल्ट हो जाते हैं, और क्योंकि मेल्ट होने के बाद तो फिर ये लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए था, लेकिन इसकी जो स्टेट है वो लिक्विड ना होकर सेमी सॉलिड होती है। सेमी सॉलिड क्यों होती है, क्योंकि ये जो यहाँ पर टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर की वजह से तो ये हुआ लिक्विड, लेकिन ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है, क्योंकि ऊपर से जो इसके ऊपर भार है, वेट है, उसकी वजह से क्या होता है, ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। मींस ना तो ये लिक्विड ही रहती है, ना ये सॉलिड ही होती है। तो ये थोड़ी तरल तो होती है, बट इतनी ज़्यादा नहीं जितनी लिक्विडिटी हमारी लिक्विड्स की होती है, वाटर की होती है, उनकी बहुत ज़्यादा होती है। तो काइंड ऑफ आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, जैसे वाटर हो गया और हनी हो गया। तो हनी और वाटर, वो उन दोनों में उनकी लिक्विडिटी में जैसे डिफरेंस है, तो यही हम इसको समझ सकते हैं कि ये सेमी सॉलिड है, ठीक है। अब ये सेमी सॉलिड है तो इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारे रॉक्स हैं वो मेल्ट हो जाते हैं और मॉल्टन फॉर्म में होते हैं। तो करते क्या हैं मेल्ट होने के बाद, मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ यहाँ पर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, कि अब जैसे ये यहाँ पर रॉक मेल्ट होकर और इतने हाई टेम्परेचर में ये क्या करते हैं, ये फिर मूव करते हैं। क्योंकि आप विजुअलाइज कुछ इस तरह करें कि जैसे आप गैस के ऊपर गर्म पानी रखते हैं, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो पानी जो है वो मूव करने लगता है, उबलने लगता है ना, बहुत उसमें जो है उसके मॉलिक्यूल्स में जो है एनर्जी आ जाती है, और वो मूव करते हैं बहुत ज़्यादा स्पीड से। तो सेम हेयर कि जैसे हीट की वजह से क्या होता है कि ये सारा जो अंदर के जो मॉल्टन रॉक्स होते हैं, जिन्हें हम लावा भी कहते हैं, वो मूव करने लगते हैं। मूव करने के बाद क्या होता है, अगर यहाँ पर कोई फॉल्ट होता है या कुछ भी, या प्रेशर ज़्यादा लग जाए यहाँ से, तो फिर ये बाहर आते हैं, और जब ये बाहर आते हैं तो हम इनको वोल्केनो बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आया? यहाँ तक वैसे इसमें इतना टफ तो कुछ था भी नहीं अभी तक। तो ये एक डायग्राम इसलिए लगाया है क्योंकि अगर मूवमेंट इस तरीके से हो रही है, उसकी लावा की, मैग्मा की, इस तरीके से अगर मूवमेंट हो रही है, तो फिर प्लेट जो है वो डाइवर्ज होती है, दूर जाते हैं, और ये यहाँ से फिर लावा हमारा बाहर आ जाता है, ठीक है। सिंपल, यहाँ तक कुछ इसमें है नहीं इतना। अब हम पढ़ेंगे ये डिसकॉन्टिन्यूटीज़ हैं। डिसकॉन्टिन्यूटीज़ से हमारा क्या मतलब, जो हम अभी स्टार्टिंग में चला के बोल रहे थे, ये वही है। और डिसकॉन्टिन्यूटीज़ का मीन्स कि भाई ये लेयर यहाँ ख़त्म होकर और दूसरी लेयर यहाँ शुरू हो रही है। तो जो जहाँ से दूसरी लेयर शुरू हो रही है, पहली ख़त्म हो रही है, वो जो एक लाइन हम नाम देंगे उसको, इमेजिनरी लाइन जो है हमारी,
दिस इज़ नोन एज डिसकॉन्टिन्यूटी, क्योंकि वो जो पूरी चीज़ है वो कंटिन्यू ना होकर यहाँ पर ख़त्म होकर और नई चीज़ शुरू हो रही है। ठीक है, तो अब हम ये करेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ लिया था क्रस्ट, और क्रस्ट में आप ये देखो, ये अपर मेंटल वाला पार्ट और ये पूरा मिलके बन गया हमारा लिथोस्फेयर। उसके बाद अपर मेंटल का पार्ट मैंने आपको बताया था स्टेनोस्फेयर, ये रही हमारी अपर मेंटल, इसका ये पार्ट इज़ नोन एज व्हाट, स्टेनोस्फेयर। यहाँ से ये हमारी लोअर मेंटल, ठीक है। उसके बाद ये हमारा आउटर कोर, यहाँ से आउटर कोर, और ये हमारा इनर कोर। ये चीज़ें तो अब तक हो गई हैं क्लियर। अब इनमें जो ये जैसे कॉनरेड डिसकॉन्टिन्यूटी, मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी, रैपिडी डिसकॉन्टिन्यूटी, ग्यूटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी और लेहमान डिसकॉन्टिन्यूटी, तो ये कैसे नाम पड़े इनके? ये सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इन पर वर्क किया, जिन्होंने इन पर काम किया, इस पर रिसर्च करी और उस हिसाब से अपने नाम के साथ उन्होंने इसको डाला कि जिस भी साइंटिस्ट ने इस वाले डिसकॉन्टिन्यूटी पे काम किया, जैसे कि कॉनरेड, ये एक साइंटिस्ट का नाम था और उसने अपने नाम से अपने नाम को ही दे दिया, मतलब डिसकॉन्टिन्यूटी के नाम को अपना नाम दे दिया कि ये ऐसे, ताकि उनका जो कंट्रीब्यूशन है स्टडीज़ में या जहाँ भी वो याद रहे, लोग उन्हें फिर जब तभी तो जान पाएंगे। तो जैसे ही यहाँ पर हमारी ये डिसकॉन्टिन्यूटी हम इस तरीके से देखेंगे। सबसे पहले तो हम वो वाली डिसकॉन्टिन्यूटी देखेंगे जो क्रस्ट को तो मेंटल से अलग कर रही हैं और क्रस्ट को तो मेंटल से अलग कर रहे हैं, वो तो मैं ग्रीन पेन से मार्क करूँगी, और मेंटल को कोर से। ठीक है, तो जो क्रस्ट है वो हमारा यहाँ तक है और मेंटल यहाँ से। तो मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी कैसे याद करेंगे हम? क्रस्ट को अपर मेंटल से, अपर मेंटल या लोअर मेंटल कुछ नाम नहीं लेंगे, कंफ्यूजिंग हो जाएगा, वो नहीं करना हमें। क्रस्ट को जो मेंटल से अलग कर रही है डिसकॉन्टिन्यूटी, जो क्रस्ट और मेंटल के बीच में है, उसको हम बोलेंगे मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, अब हम पढ़ेंगे मेंटल और कोर के बीच में, वो है हमारी ग्यूटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी। क्या है वो हमारी? ग्यूटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी। तो ये दो तो हमें इजीली यहीं पर ही याद हो जाएंगे। मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी क्रस्ट और मेंटल के बीच में, ग्यूटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी मेंटल और कोर के बीच में। दो डिसकॉन्टिन्यूटी साइड हटा दीजिए क्योंकि हमें याद हो गई। अब हमारी आती है डिसकॉन्टिन्यूटी। पहली जो कॉनरेड डिसकॉन्टिन्यूटी है वो क्रस्ट के ही उसमें है, पूरे जैसे सी हो गया, मैं बताऊँ आपको, सी हो गया और हमारा कॉन्टिनेंटल वाला पार्ट हो गया। तो जो यहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूटी होती है दैट इज़ नोन एज कॉनरेड डिसकॉन्टिन्यूटी। तो ये तो क्रस्ट के ही लिए हमें पढ़नी है कॉनरेड डिसकॉन्टिन्यूटी, इसका मेंटल कोर इन सब से कोई लेना देना नहीं है। समझ आया? पहले हमने जो दो डिसकॉन्टिन्यूटी पढ़ ली वो इसलिए पढ़ ली कि भाई इजीली याद हो जाए। क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी, मेंटल कोर के बीच में ग्यूटेनबर्ग, दो साइड हटी। अब कॉनरेड डिसकॉन्टिन्यूटी वो हमारा किस चीज़ को अलग कर रही है? जो हमारी ओशन वाली वो होती है, वो क्या बोलेंगे उसको, रॉक, ओशनिक रॉक, और हमारे वो ओशनिक रॉक और कॉन्टिनेंटल रॉक के बीच में जो डिसकॉन्टिन्यूटी है दैट इज नोन एज कॉनरेड डिसकॉन्टिन्यूटी। ठीक है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं रैपिडी डिसकॉन्टिन्यूटी। ये किस किस के बीच में है? अपर मेंटल, लोअर मेंटल। ठीक है, रैपिडी अगर हम पढ़ रहे हैं डिसकॉन्टिन्यूटी तो अपर मेंटल, लोअर मेंटल। फिर हम आ जाते हैं लेहमान डिसकॉन्टिन्यूटी, तो वो कोर के लिए है, स्पेसिफिकली कोर के लिए, आउटर कोर, इनर कोर, उसके बीच में जो डिसकॉन्टिन्यूटी है दैट इज़ लेहमान डिसकॉन्टिन्यूटी। आई थिंक आपको बहुत इजीली ये डिसकॉन्टिन्यूटी याद हो जानी चाहिए क्योंकि हमने इनको ऐसे डिवाइड कर लिया है कि पहले ये दो अलग कर दिया ताकि ये क्रस्ट को इससे अलग करने वाली हमारी यहाँ पर आ गई मोहो, और मेंटल को कोर से अलग करने वाली हमारी आ गई ग्यूटेनबर्ग। प्रोनाउंसिएशन कैन बी डिफरेंट बट आप स्पेलिंग तो स्लाइड पर देख ही सकते हैं। ठीक है, और अब ये दो याद करने के बाद हमारे पास तीन कॉन्टिन्यूटी बची, और तीनों को हमने कैसे डिवाइड कर दिया? एक कॉन्टिन्यूटी को हमने क्रस्ट को दे दिया, दूसरी
डिसकॉन्टिन्यूटी। एक डिसकॉन्टिन्यूटी को हमने क्रस्ट को दे दिया, दूसरी डिसकॉन्टिन्यूटी को हमने मेंटल को दे दिया और तीसरी डिसकॉन्टिन्यूटी को हमने कोर को दे दिया। तो ऐसे हमें याद हो जाएंगी। कैसे याद हो जाएंगी? जो सबसे पहली कॉन्ड्राड डिसकॉन्टिन्यूटी है दैट इज़ बिटवीन व्हाट, ओशियनिक रॉक और हमारा कॉन्टिनेंटल रॉक। क्रस्ट को दे दिया कॉन्ड्राड, मेंटल को कौन सी दी थी? रैपिटी। रैपिटी क्यों थी? अपर मेंटल लोअर मेंटल। लेहमान क्यों थी? आउटर कोर इनर कोर, इनके बीच में। ठीक है, आई थिंक आपको यहाँ तक ये बिल्कुल अच्छे से इंटीरियर ऑफ द अर्थ समझ आ गया हो कि कैसे कैसे हमारी अर्थ है जो बनी हुई है, और उसके जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने यहाँ पर कवर करने की पूरी कोशिश करी है। आई होप आप सबको ये समझ आया हो, और थैंक यू सो मच।